गुड आफ्टरनून। चलो देखो आज हम लोगों का चैप्टर है ना, हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स का सेकंड लेक्चर होगा। तो तुम अभी तक अगर फर्स्ट लेक्चर को अगर ध्यान से सुने होगे तो तुम देखे होगे हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब जब लिविंग ग्रुप जो है वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, यानी लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े पिछले क्लास में कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके से होता है। ठीक है, क्योंकि हर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लिविंग ग्रुप हटता है और न्यूक्लियोफाइल लगता है। तो दो मेथड है, या तो ये दोनों एक साथ हो, यानी लिविंग ग्रुप आए और उसी समय न्यूक्लियोफाइल आए और उसी समय लिविंग ग्रुप हटे, तो ये हम लोगों का SN2 हो जाता है। और या फिर पहले लिविंग ग्रुप हट जाए और कार्बोकैटायन बन जाए और बाद में न्यूक्लियोफाइल आए, तो ये हम लोगों का SN1 हो गया। और उस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि जो SN2 रिएक्शन होता है उसके लिए क्राउडिंग कम होना चाहिए ताकि न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक हो जाए। और इसका ऑर्डर 2 था क्योंकि ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन था, जबकि SN1 जो है वो एक से ज्यादा स्टेप में होता है। तो देखो आज का क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग फैक्टर्स देखेंगे जो SN1 और SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करता है। मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि कब SN1 कराना है, कब SN2 कराना है, कौन SN1 में जाएगा, कौन SN2 में जाएगा। तो ये सब जो है गोविंद, लेक्चर 1 इज नॉट शोइंग इन माई प्ले लिस्ट। ठीक है, हम उसको तुमको उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, हम लोग ने चैट पे दिया था, तुम चैट नहीं देखे होगे है ना, चैट पर हमने डाला हुआ था, तो हम तुमको है ना सेंड कर देंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो हम लोग आज के क्लास में देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 और SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोगों के पास, ठीक है, लिंक से ओपन करने पे हो जाएगा। हाँ, तो देखो हम लोग यहां पर देख रहे हो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। कौन कौन से फैक्टर्स है जो SN1 और SN2 रिएक्शन है ना को जो है वो अफेक्ट करता है। तो मेनली तुम देखोगे हम लोग के पास यहाँ 4 फैक्टर्स लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहला लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जानते हो वो कंपाउंड हो गया जो रिएक्शन में भाग ले रहा है जिसमें कार्बन है, जैसे अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट हो गया। तो हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था कि सबस्ट्रेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन SN1 में जाएगा और कौन SN2 में जाएगा। अगर सबस्ट्रेट को देखा जाए तो हम लोगों ने बताया था कि SN2 में अगर चलोगे तो प्राइमरी का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का होगा और फिर टर्सरी का होगा SN2 में, क्योंकि वहां क्राउडिंग फैक्टर है। जबकि अगर हम लोग SN1 से चले तो वहां इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है, और हम लोग जानते हैं कि टर्सरी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। और यही कारण है कि अगर हम लोग SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो वहां टर्सरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो पहला फैक्टर हम लोग अभी इसको डिटेल में है ना डिस्कस करेंगे, पर स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट जो है वो रफली तुम ये समझ रहे हो है ना कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तो SN2 में जाएगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो SN1 में जाएगा, और सेकेंडरी जो है वो दोनों में जा सकता था। तो अब हम लोग और भी फैक्टर्स को देखना होगा। तो सेकेंड फैक्टर यहां पर देखोगे द स्ट्रेंथ ऑफ द क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो जैसा कि तुम जानते हो कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस रिएक्शन के रेट में आता है, बताओ, टाइप करो किस रिएक्शन के रेट में है ना न्यूक्लियोफाइल आता है, SN1 में आता है कि SN2 में आता है, बताओ, टाइप करो फटाफट, तुम लोग देखें कौन कौन किसको याद है। SN2 में, हाँ बहुत बढ़िया, SN2 के रेट में, SN2 के रेट में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है।
यानी अगर तुम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करोगे, यानी अगर तुम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करोगे तो वो SN2 करना चाहेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि यार हम भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो SN2 करना चाहेगा, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा वो SN1 करना चाहेगा, क्योंकि उसका रिएक्टिविटी कम है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल बोलेगा अल्काइल हैलाइड को, है ना, या किसी सबस्ट्रेट को कि यार तुम पहले अपना लिविंग ग्रुप हटा लो, हम बाद में आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगा तो वो ये नहीं देखेगा कि सबस्ट्रेट अपना लिविंग ग्रुप हटाया कि नहीं हटाया, वो तुरंत उस पर अटैक कर देगा। मेरा बात समझ रहे हो? तो न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करेगा कि रिएक्शन SN1 हो रहा है ना, कि SN2 होगा। बताओ, ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस टाइप करो तुम लोग, सब लोग बैठा हुआ है ना? चलो बहुत बढ़िया, यस। तीसरा क्या फैक्टर यहां दिख रहा है? द इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट, द इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट। बताओ तो, हम एक चीज तुमसे पूछते हैं, F माइनस को वाटर में डालो तो वाटर F माइनस के अराउंड इकट्ठा हो जाएगा, और I माइनस के को वाटर में डालो, I माइनस के भी अराउंड वाटर में इकट्ठा हो जाएगा। बताओ किसके 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 साथ वाटर सबसे ज्यादा इकट्ठा होगा, किसके आसपास? F माइनस के कि I माइनस के? F माइनस की I माइनस? हाँ, किसका सॉल्वेशन ज्यादा होता है? F माइनस, F माइनस, क्योंकि वहां चार्ज डेंसिटी छोटा बहुत ज्यादा है। F छोटा चार्ज है, छोटा साइज है, पर एक ही यूनिट का निगेटिव चार्ज है। I बड़ा एटम है, उस पर भी एक ही यूनिट का निगेटिव चार्ज है। तो बताओ तो F माइनस का सॉल्वेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा I माइनस से? टाइप करो यस कि नो। हम कह रहे हैं F माइनस का सॉल्वेशन ज्यादा होगा, हाँ यस, बताओ, ठीक है। अब बताओ तो तुम हमको, अगर F माइनस के चारों ओर, अब दिमाग लगा के यहाँ पे बताओ, F माइनस के अगर चारों ओर वाटर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो F माइनस का साइज बढ़ जाएगा। तो जहां जहां F माइनस जाएगा उसको जाने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? बताओ, उसको जाने में दिक्कत होगा। तो बताओ F माइनस अच्छा से अटैक कर पाएगा कार्बन के पास जहां लिविंग ग्रुप है? क्या F माइनस अच्छा से अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बहुत बढ़िया। तो जिस आयन का सॉल्वेशन जितना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, जिस आयन का सॉल्वेशन जितना ज्यादा हो जाएगा एन आयन का, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी एज अ न्यूक्लियोफाइल का अगर हम लोग स्ट्रेंथ देखा जाए, बढ़ेगा कि घटेगा? चलो टाइप करो, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? उसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, अगर उसका सॉल्वेशन हो गया, उसका साइज बढ़ गया, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अरे बहुत लोग इंक्रीज कह रहे हैं, इंक्रीज नहीं होगा। हाँ बहुत लोग, बहुत अच्छा, डिक्रीज होगा, घटेगा, क्योंकि उसका साइज बढ़ गया है, अब वो आसानी से पहुंच जाएगा। अगर कोई मोटा आदमी होगा तो उसको चलने में दिक्कत होगा, लेकिन अगर कोई मेरे जैसा फुर्तीला आदमी होगा तो एकदम तेजी से चलेगा, नहीं? बताओ है कि नहीं बात? बात सही है। मजाक कर रहे थे हम, तो अब थोड़ा बहुत मोटे हो गए, बहुत ज्यादा मोटे हो गए बैठे बैठे लॉकडाउन में, है ना। लेकिन एक बात यहाँ पे समझोगे कि क्या है बाबू, जिस आयन का एन आयन का सॉल्वेशन ज्यादा हो जाएगा, उसका साइज बढ़ जाता है, तो उसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो है वो घट जाएगा। तो सॉल्वेंट का प्रभाव पड़ेगा, द इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट। सो कि उस आयन का सॉल्वेशन हुआ कि नहीं, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी का बहुत बड़ा जिम्मेदार स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट भी होगा, है ना, नेचर इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट भी होगा। और चौथा जो है वो लिविंग ग्रुप का हम लोग को नेचर देखना है, इस पर भी डिपेंड करेगा SN1 और SN2 का रिएक्टिविटी, है ना। जैसे बताओ, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कौन बॉन्ड आसानी से टूटेगा? बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा? आयोडीन। बहुत बढ़िया, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, इसीलिए RI का रिएक्टिविटी चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, सब में ज्यादा रहेगा, क्योंकि बॉन्ड का टूटना इन्वॉल्व होता है रेट में, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। तो यही चार फैक्टर्स हमको देखना है जो SN1 और SN2 के रिएक्टिविटी को, है ना, अफेक्ट कर सकता है। तो चलो अब हम लोग एक एक करके इन सारे फैक्टर्स को देखते हैं, ठीक है।
अच्छे से समझना है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओगे तुम लोग कहां कहां दिक्कत हुआ नहीं हुआ। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, याद करो, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट, द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट, द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले तुम हमको बताओ, अगर हम तुमसे कहें कि मेरे पास CH3L है, एल का मतलब कोई लिविंग ग्रुप हो, जरूरी नहीं है कि हेलोजन ही हो, और भी फैक्टर होता है, और भी ग्रुप हो सकता है, लिविंग ग्रुप हम लोग लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे एल लिख देंगे लिविंग ग्रुप के लिए, है ना। कंसंट्रेशन पे, किसके कंसंट्रेशन पे नीरज? SN2 में ना डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे, SN1 पे नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखो CH3 अगर L रहा, या फिर याद रखोगे अगर RCH2 और L रहा, ये दोनों, ठीक है, तो ये दोनों किस रिएक्शन में जाएगा? SN1 में जाएगा कि SN2 में जाएगा? बताओ। तो ये दोनों जाएगा, याद रखना, किसमें? SN2 में दम। अब इसके बाद है ना, मिथाइल हैलाइड या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अगर वो बहुत ज्यादा क्राउडिंग नहीं है तो हमेशा किसमें जाएगा? SN2 में जाएगा। इसका मतलब कोई कार्बोकटायन नहीं बनेगा, बस न्यूक्लियोफाइल को लाना है, लिविंग ग्रुप को हटा के उसको उसके साथ जोड़ देना है। बात समझ में आ गया? तो ये ऑलवेज कौन सा रिएक्शन करेगा? SN2। उसके बाद याद करो, अगर हम तुमसे बोले कि अगर मेरे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, या ऐसा है कि जो लिविंग ग्रुप है वो टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम तुमको बताए थे यहां से ये हटेगा और कार्बोकटायन बनेगा। तो ये हम लोगों का है ना, ऑलवेज SN1 में जाएगा, ये कभी SN2 में नहीं जाएगा, ये ऑलवेज SN1 में जाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर से बोर्ड में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है SN1 और SN2 के, इसलिए यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो ये हमेशा SN2 में जाएगा, ये SN1 में जाएगा। और बताओ, अगर तुम लोग को याद होगा तो हम बताए थे कि RCHR सेकेंडरी, अगर लिविंग ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है ना, और या फिर याद करो हम लोग बोले कि अगर बेंजाइलिक हो, CH2 के साथ लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो ये SN1 भी फास्ट करेगा और SN2 में भी फास्ट करेगा, SN1 भी फास्ट करेगा और SN2 भी फास्ट करेगा। और याद करो, अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और यहाँ पे अगर L लग गया, तो ध्यान से देखना, ये SN1 में भी जा सकता है और SN2 में भी जा सकता है। यानी इसके लिए हमको अभी और फैक्टर देखना पड़ेगा, तब जाकर हमको क्लियरली पता चलेगा, अच्छा तुम SN1 करोगे, तुम SN2 करोगे। तो अभी इससे भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये दोनों में कैपेबल है जाने के लिए। याद है? तो एलाइलिक, बेंजाइलिक या सेकेंडरी जो अल्काइल हैलाइड होगा, या लिविंग ग्रुप जिसमें सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, वो SN1 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है। और हम यहां पर एक बात लिख रहे हैं, तुम हमको बताना अगर समझ में आ गया तो। ये यहाँ पे है ना, ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड के साथ यहाँ लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, लिविंग ग्रुप, ब्रिज हेड के साथ लिविंग ग्रुप। और उसके साथ यहाँ पे देखो ये विनाइल है, विनाइल का मतलब होता है जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है उसके साथ लिविंग ग्रुप है, उसके साथ लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। सर BS1 में कैसे जाएगा? BSN1 में कैसे जाएगा? BSN1 में जाएगा ना, यहां से L हटेगा तो यहाँ टर्सरी कार्बोकटायन बनेगा, और टर्सरी कार्बोकटायन स्टेबल होता है ना, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे नीरज, समझे? और यहां पर देखो, अगर ये फेनाइल हैलाइड हो गया, यहां पर फेनाइल लिविंग ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ गया, ठीक है, तो तुम हमको बताओ, ये तीनों याद रखना, ये कभी भी SN1 या SN2 में नहीं जाएगा, ये कभी भी SN1 और SN2 में नहीं जाएगा। ठीक है, बताओ ये क्यों नहीं जाएगा? याद करो, अगर ये SN1 में जाएगा तो यहां कार्बोकटायन बनाना पड़ेगा, जो संभव नहीं है क्योंकि ब्रिज हेड sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होता है। ठीक है, और याद करो
जब तुम इसको SN2 में भेजोगे तो भी ये कार्बन को sp2 हाइब्रिडाइज होना पड़ेगा ट्रांजिशन स्टेट में, तो भी नहीं होगा। इसीलिए ना ये SN1 करेगा ना SN2 करेगा। हाँ, SN2 में भी इसको sp2 हाइब्रिडाइज होना पड़ेगा और SN1 में भी इसको sp2 हाइब्रिडाइज होना पड़ेगा, इसीलिए यह संभव नहीं है। और ये बॉन्ड और इस बॉन्ड पे हमको ये बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, तो SN1 और SN2 नहीं हो सकता है। एक बात यहां पर अपना दिमाग लगा के बताना, एक बार आप यहां पे सोच के बताना हम क्या बोल रहे हैं। हम तुमको बता रहे हैं, हम तुमको ये नहीं कह रहे हैं, यहां पर बात समझना, यहां पर बात समझना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं यहां से हम इस Cl बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, पर हम SN1 और SN2 से नहीं तोड़ सकते हैं, किसी और रास्ता से तोड़ सकते हैं। ये बात बहुत क्लियर है। बहुत लोग मेरा बात नहीं समझता है, दिमाग में बैठाओगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कभी नहीं टूटेगा, हम ये कह रहे हैं कि ये SN1 और SN2 रास्ते से नहीं टूटेगा, किसी और रास्ते से टूटेगा। क्लियर बात है। अगर कोई कहेगा कि क्या ये SN2 में जाएगा या SN1 में, कहोगे कि नो। लेकिन कोई बोलेगा क्या ये बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। अगर तुमको याद होगा तो हम लोग जो लिखे थे डाई अल्काइल, है ना, अगर तुमको याद होगा, है ना, कोरे हाउस अल्केन सिंथेसिस में हम तुमको बताए थे कि जो हेलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से भी जुड़ा रहता था वो भी टूट जाता था। याद करो गिलमैन रिएजेंट जो हम लोग पढ़े थे, पढ़ा रहे थे ना। लेकिन यहां पर हम कहेंगे SN1 और SN2 से नहीं जाएगा। क्लियर बात हो रहा है। होपफुली तुम लोग एकदम इस बात को समझ रहे होगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये कभी ना SN1 में जाएगा ना SN2 में जाएगा। तो अब हमको एक बात बताओ, अब हमको एक बात बताओ, प्राइमरी चलो SN2 में चला गया, टर्सरी SN1 में चला गया, लेकिन अभी भी है ना सेकेंडरी एलाइलिक और बेंजाइलिक डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हम SN1 में जाएं कि SN2 में, क्योंकि हम दोनों में जा सकते हैं। तो कुछ और फैक्टर्स दिया जाना चाहिए ताकि हम ये डिसाइड कर पाए क्लियरली कि भाई तुम SN1 में जाओगे कि SN2 में जाओगे। मेरा बात क्लियर हो गया? ठीक है, तो फर्स्ट जो है फैक्टर एकदम क्लियर हो गया, द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। दूसरा फैक्टर क्या हम लोग बताए? दूसरा फैक्टर था द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो सबसे पहले है ना न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, मतलब उनके पास कम से कम एक लोन पेयर या फिर कोई पाई बॉन्ड ऐसा होना चाहिए जिससे वो इलेक्ट्रॉन दे सके। और ये नॉर्मली किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं? कार्बन के साथ बना सकते हैं, है ना, कार्बन के साथ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोफाइल अगर बोले तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज which can donate, लोन पेयर नहीं लिख रहे हैं, which can donate an electron pair, which can, है ना, donate an electron pair। ठीक है, which can donate an electron pair to the, नॉर्मली हम लोग किसके बारे में लिख रहे हैं? टू द कार्बन एटम, है ना। किसी हाइड्रोजन को देता है तो बेस हो जाता है, हाइड्रोजन को देता है तो बेस हो जाता है, और कार्बन को देता है तो न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। याद करो, बेस भी पढ़े होगे, बेस वो होता है जो लोन पेयर देता है, पर बेस अपना लोन पेयर किसको देता है? H+ को देता है। ठीक है, या किसी लुईस एसिड को भी हम लोग बोल देते हैं। तो नॉर्मली समझना, अगर लोन पेयर H+ को दे रहा है तो बेस का काम कर रहा है, और अगर लोन पेयर किसी कार्बन को दे रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज विच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द कार्बन एटम आर कॉल्ड
आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग यहां पर एग्जाम्पल कहें, एग्जाम्पल कहें तो देखो जितने भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं वो सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं, क्योंकि उन पर एक लोन पेयर कम से कम रहेगा। तो याद रखो OH माइनस, OH माइनस, CN माइनस, है ना, H माइनस, CH3 माइनस, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल हैं, क्योंकि इनके पास एक लोन पेयर रहेगा। हाँ, सल्फेट भी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होता है लेकिन उसके पास चार्ज नहीं है, लेकिन लोन पेयर तो है, तो लोन पेयर है तो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो याद करो H2O भी न्यूक्लियोफाइल है, H2O भी न्यूक्लियोफाइल है। हम तुमको समझाए हैं एल्कोहल भी न्यूक्लियोफाइल है ना, एमाइंस भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। याद करो, तो अगर निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है या लोन पेयर है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, कोई दिक्कत। और याद करो अगर मल्टीपल बॉन्ड दो सिमिलर एटम के बीच में है तो भी न्यूक्लियोफाइल है। याद रखो, तो क्या हम तुमको कहीं ऐसा बताए हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी न्यूक्लियोफाइल है? बताए हैं कि नहीं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी न्यूक्लियोफाइल है। और याद करो बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, क्योंकि जो सिमिलर एटम के बीच में डबल बॉन्ड्स होता है तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो ये सब न्यूक्लियोफाइल्स है। तो निगेटिवली चार्ज हो गए, न्यूट्रल हो गए, और साथ ही साथ मल्टीपल बॉन्ड हो गए सिमिलर एटम के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक पिक ले लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग इसको देखते हैं अभी। चलो अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोगों को पता चलता है कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाएगा, तो बताए थे, है ना। तो सबसे पहले याद रखना, याद रखना जब हम लोग SN2 रिएक्शन बोलते हैं, फॉर SN2 रेट जो है वो रेट कांस्टेंट के एक अल्काइल हैलाइड या RL लिख देते हैं। और याद करो न्यूक्लियोफाइल, SN2 में न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर भी रेट डिपेंड करेगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल जो है अगर उसका कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट भी डबल हो जाएगा। पर याद करो अगर तुम SN1 के लिए कहोगे, फॉर SN1 रिएक्शन के लिए, तो रेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड कर रहा है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो वो SN2 में रिएक्शन जाना चाहेगा, क्योंकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल है ना रेट में इन्वॉल्व है, जबकि SN1 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसके रेट में न्यूक्लियोफाइल का कोई काम नहीं है। इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे वो कौन सा रिएक्शन देंगे, बताओ? जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कौन सा रिएक्शन देगा? SN1 की SN2, फटाफट टाइप करो, फटाफट। SN2 रिएक्शन देगा, हाँ। और जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो SN1 रिएक्शन देगा। ठीक है, अब देखो एक बात यहां पे, सबसे पहले देखो हम लोग पहला पॉइंट यहां पर लिखते हैं। ठीक है, एक बात बताओ यहां पर सबसे पहले, ठीक है,
अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने से, है ना, अगर हम तुमसे बोले CH3 माइनस है, NH2 माइनस है, OH माइनस है और F माइनस है, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो बेसिसिटी बढ़ता है, बेसिसिटी बढ़ता है ना, बेसिसिटी इंक्रीजेस, याद करो, जानते हो। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बेसिसिटी, देखो कार्बन का माइनस एकदम स्टेबल नहीं है, क्योंकि निगेटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले कार्बन पर है, तो वो तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो बेसिसिटी क्या होता है, बढ़ता है ना। F माइनस स्टेबल है, उसको अपना लोन पेयर देने का हड़बड़ी नहीं है। तो एक बात याद रखना, लेफ्ट टू राइट जाने से बेसिसिटी बढ़ता है और उसी तरह न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ता है, यानी दोनों जो है वो, है ना, इंक्रीज करते हैं अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे समझना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी increases as we move, है ना, across the period, as we move across the period। जब भी हम across the period बोले तो तुम समझ जाना लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड। जैसे CH3 माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, किससे, NH2 माइनस से। NH2 माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है किससे, OH माइनस से। और OH माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है किससे, F माइनस से। क्लियर बात है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, यानी यहां पर बेसिसिटी भी वही ऑर्डर में होता है ना। तो यहां पर देखो, यहां पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है वही हमारा बेसिसिटी ऑर्डर है, इससे समझ जाओगे ना। यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है हम लोगों का, वही यहां पर बेसिसिटी भी ऑर्डर है, वही हमारा यहां बेसिसिटी भी ऑर्डर है, दोनों सेम। हाँ उल्टा हो गया है, वो उल्टा हो गया है, नहीं कहां उल्टा हुआ है, नहीं न्यूक्लियोफिलिसिटी, अच्छा अच्छा अच्छा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस हो गया है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस है, डिक्रीजेस है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना, डिक्रीजेस एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड। जैसे जैसे आगे जाएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, है ना, फिर से हम बता देते हैं, याद रखो। देखो, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, डिक्रीजेस, है ना, और बेसिसिटी भी डिक्रीज करता है, दोनों डिक्रीज करता है ना, क्योंकि कार्बन का माइनस तुरंत अपना लोन पेयर देना चाहेगा क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। क्लियर है बात, क्लियर बात हो गया। न्यूक्लियोफिलिसिटी भी लेफ्ट टू राइट घटेगा और बेसिसिटी भी लेफ्ट टू राइट घटेगा। कार्बन का माइनस स्टेबल नहीं है, तुरंत वो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, पर सब पर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, ठीक। दूसरा बात देखो, दूसरा बात, अगर 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 हम लोग कहें कि इफ इफ, है ना, निगेटिव चार्ज, इफ, ठीक है, दूसरा यहां पर समझना, ठीक है, कि एनायंस आर बेटर nucleophiles, anions are better nucleophile than है ना न्यूट्रल स्पीसीज।
कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस क्या है कि OH माइनस जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा किससे, H2O पे, क्योंकि देखो दोनों में तो लोन पेयर सिमिलर एटम पे है, ऑक्सीजन पे ही लोन पेयर है, पर यहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा तो वो ज्यादा आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ठीक है। तो एनायंस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल स्पेसीज, बस लोन पेयर सिमिलर एटम पे होना चाहिए, ठीक है। OH माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया, बताओ NH2 माइनस, NH2 माइनस है ना, इस पे माइनस चार्ज हो गया, ये ज्यादा बेहतर न्यूक्लियोफाइल है किससे, अमोनिया से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उसी तरह याद करो SH माइनस, SH माइनस ज्यादा बेहतर न्यूक्लियोफाइल है किससे, H2S से, ठीक है। तो एनायंस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल स्पेसीज। सर ये वाला नहीं समझ में आया, देखो यहां पर एनायन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और यहां भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, पर जब तुम माइनस बनाओगे तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ना हो गया, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा बढ़िया ना इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर तुम निगेटिव चार्ज दे दोगे तो वो तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा किसी दूसरे को, तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गया, उसका बेसिसिटी भी बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। अब तीसरा देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना, या फिर बेसिसिटी, बेसिसिटी डिक्रीजेज इफ लोन पेयर, if lone pair is involved, if lone pair is involved in रेजोनेंस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा तब क्या होगा, तो अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो किसी दूसरे को देने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा। जैसे एक बात बताओ, अगर हम तुमसे कहें, अगर हम तुमसे कहें कि यहां पर CH3 है और यहां पर ऑक्सीजन पर माइनस है, क्या यहां माइनस रेजोनेंस कर रहा है, यस या नो टाइप करो, क्या माइनस यहां रेजोनेंस कर रहा है, यस या नो, रेजोनेंस कर रहा है, नहीं, कुछ कोई नहीं है यहां रेजोनेंस करने के लिए, रेजोनेंस करने के लिए पाई बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखो, अगर हम यहां, अगर हम लोग यहां पर फेनॉक्साइड आयन लिए तो बताओ क्या ये रेजोनेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, हाँ क्या ये रेजोनेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता, यस। तो जब ये रेजोनेंस करने लगेगा तो इसका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये आगे देने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा बहुत ज्यादा, तो इससे उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा और या फिर बेसिसिटी भी कम हो जाएगा। याद करो, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ तुम लोग, इसको एकदम याद रखना बढ़िया से, बताओ यहां ऑक्सीजन पे रेजोनेंस होगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, और यहां ऑक्सीजन पे रेजोनेंस करेगा तो कार्बन पर माइनस आएगा, बताओ है ना, किसमें अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, सेकंड में अच्छा रेजोनेंस हो रहा है कि थर्ड में, सेकंड में अच्छा रेजोनेंस हुआ कि थर्ड में, बताओ किसमें अच्छा रेजोनेंस हुआ, नहीं, हाँ देखो थर्ड में बढ़िया रेजोनेंस हुआ, बार बार समझो मेरी बात, सेकंड में नहीं थर्ड में, क्योंकि यहां इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहा है। हम तुमको बार बार समझाए हैं कि अगर रेजोनेंस होके ऑक्सीजन पे माइनस आए तो बढ़िया रेजोनेंस हो गया, तो बेंजीन खाली नहीं देख के बोल देना है, समझे, यहां ऑक्सीजन पे हाँ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे माइनस चार्ज आ रहा है, तो समझो मेरी बात, कहां सबसे बढ़िया रेजोनेंस हो रहा है, ऑक्सीजन का जो माइनस है यहां वो सबसे अच्छा रेजोनेंस कर रहा है, हाँ। तो इसीलिए इस बात को याद रखोगे कि यहां पर ये हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा, CH3O माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये उससे खराब न्यूक्लियोफाइल है, और ये सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल है,
बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां बहुत ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया है, तो वो आगे देने के लिए अवेलेबल नहीं है। तुम लोग यस टाइप करेगा तब ना हम लोग जल्दी जल्दी भरेंगे, तुम लोग एकदम बैठल रहता है। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक, अब एक बात बताओ यहां पे, अब एक बात बताओ यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। रेजोनेंस होता है तो बेसिसिटी क्या हो जाएगा हम लोगों का, घट जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी डिक्रीजेस इफ लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है। बताओ तो इसमें कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? NH2 माइनस, NH2 माइनस, NH3 और कौन अच्छा, बताओ न्यूक्लियोफाइल है? पहला, दूसरा, तीसरा क्या ऑर्डर होना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या ऑर्डर होना चाहिए? फटाफट बताओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या ऑर्डर होना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हाँ, इसका ज्यादा होगा इससे और इसका कम हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ तो सी, किसी को याद है? ये हम लोगों का पाइरोल है, ये हम लोगों का पाइरोल है और ये हम लोगों का पाइरिडीन है। कौन अच्छा बेस या अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? बताओ, पहला कि दूसरा, फर्स्ट कि सेकंड? क्या हो रहा है भाई? याद करो, यहां लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है। यहां लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जबकि यहां लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इसीलिए, है ना, इस ये अच्छा बेस हुआ या अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्लियर बात हो रहा है? क्लियर बात है एकदम? तो देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी डिक्रीजेस इफ लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। बहुत बढ़िया। बताओ, अगर हम तुमसे कहें, ठीक है, अब यहां पर एक बात याद रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। तो अगर हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज, डिक्रीजेज एज स्टेरिक क्राउडिंग, as steric crowding increases। पीसी पर नहीं हो सकता है लाइव क्लास नम्र, ये एंड्रॉयड पे ही हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस एज स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीजेस। बताओ तो, यहां पर CH3 है और यहां पर O पर माइनस है, और यहां पर अगर हम लोग CH3C और CH3 और यहां पर CH3, याद करो इसी को टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन कहते हैं, ये टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन था, ठीक है। बताओ, इस इन दोनों में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल लग रहा है? कौन आसानी से अटैक कर पाएगा? तो यहां पर ये आसानी से अटैक कर पाएगा, ठीक है। तो याद करो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इसको याद रखना। जो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन अगर तुम इसको 1 बोलो और इसको अगर 2 बोलो, तो यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि अगर बेसिसिटी ऑर्डर तुम कहोगे, बेसिसिटी ऑर्डर, तो बेसिसिटी ऑर्डर में देखोगे तो 2 बहुत अच्छा बेस है, किससे? 1 से।
यानी यहां पर याद करो, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, ये देगा, ये देगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और एज अ बेस हमको सिर्फ H+ पकड़ना है। H+ बाहर होता है ना। और अगर न्यूक्लियोफाइल का कार्बन करना है तो अंदर घुस के अटैक करना होता है। इसीलिए क्राउडिंग का बेसिसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको हाइड्रोजन सरफेस से हटाना पड़ता है, जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी पे बहुत प्रभाव पड़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है इससे, पर ये बहुत पुअर न्यूक्लियोफाइल है इसके कंपैरिजन में। मतलब क्या है, हाँ बता दें। देखो, बेसिसिटी जो है वो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल है। थर्मोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट है बेसिसिटी। और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो काइनेटिक्स का कंसेप्ट है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। बताओ इसका क्या मतलब समझे। हाँ हम बताते हैं, आराम से समझना। देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, अगर तुम न्यूक्लियोफाइल हो तो तुम ये देखोगे कि हम कहां तेजी से अटैक करेंगे। सबसे पहले एक बात बताना, अभी मेरे पहले एक बात हमको बताना, कहां पर ऑक्सीजन पे चार्ज ज्यादा है, कहां पे ऑक्सीजन पे चार्ज ज्यादा है, 1 पे कि 2 पे? आराम से पहले बताओ तब हम समझाते हैं। 1 पे ज्यादा है कि 2 पे ज्यादा है ऑक्सीजन का पे चार्ज? 2 पे ज्यादा है, बहुत बढ़िया। 2 पे ज्यादा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अब देखो, अब मेरा बात समझने का प्रयास करना। यहां पर 2 पर ज्यादा है, तो देखो यहां पर अगर हम तुमसे कहें कि यहां CH3 है, यहां H है और यहां CH3 है और यहां CH2 है और यहां Cl है, मान लो हम ये मॉलिक्यूल रख रहे हैं, तो तुम यहां पे ध्यान से देखना, अगर हम न्यूक्लियोफाइल हैं तो हम यहां अटैक करेंगे, और वो भी याद करो रिवर्स से आके, पीछे से आके यहां अटैक करना है एज अ न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हो मेरी बात। और अगर हम एज अ बेस है, अगर एज अ बेस है तो हमको याद करो ये अल्फा है और ये बीटा है, हमको यहां आना है, तो हम कहीं से भी इधर से भी आ सकते हैं यहां तक। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इस पर निगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो कायदे से जिस पर चार्ज ज्यादा है वो बहुत अच्छा बेस है, वो बहुत अच्छा बेस है, क्योंकि वो तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। तो जब हमको हाइड्रोजन पकड़ना है तो हमको बाहरे से पकड़ में आ जा रहा है हाइड्रोजन, पर जब हम न्यूक्लियोफाइल हैं तो हमको अंदर आके यहां अटैक करना पड़ रहा है। तो देखो, न्यूक्लियोफाइल देखता है कि कहां जल्दी से अटैक होता है, कहां जल्दी, मतलब रेट देखता है न्यूक्लियोफाइल। वो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी नहीं देखेगा, वो देखेगा कहां जल्दी से अटैक हो सकता है। अब बेस कहेगा कि नहीं, हम आराम से कहीं पे भी जा सकते हैं, हम देखेंगे कि हम कौन अच्छा हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है और हम उसी को हटाएंगे। इसीलिए बेस थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड, ठीक है, प्रोडक्ट बनाता है, और जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाता है। क्या मेरा बात समझ में आया तुमको। क्राउडिंग से बेसिसिटी पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और निगेटिव चार्ज बढ़ गया, पर क्राउडिंग से न्यूक्लियोफिलिसिटी पे ड्रास्टिकली प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसका साइज बड़ा हो गया, उसको बेचारा बहुत, उसको तंग गली में पहुंच गए, कहीं पर पहुंचना था, संकरा रास्ता था उसके लिए पहुंचने का, तो जैसे ही उसका क्राउडिंग बढ़ गया उसको दिक्कत होना शुरू हो गया। क्लियर बात है। बेसिसिटी जो है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाता है, या बेसिसिटी थर्मोडायनेमिक्स देखता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिक्स देखता है। न्यूक्लियोफाइल देखेगा हम कहां तेजी से अटैक कर सकते हैं, बेस देखेगा हम कहां से आसानी, हम कहां से मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना पाएंगे। बताओ, क्लियर बात है तो, समझ में आ रहा है तो समझो। इसीलिए हम तुमको बोले ये अच्छा बेस है लेकिन खराब न्यूक्लियोफाइल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात को समझोगे।
ये अच्छा, बहुत अच्छा बेस है, लेकिन खराब न्यूक्लियोफाइल है। तो याद करो, इसी बेस के प्रेजेंस में हॉफमैन एलिमिनेशन होता था, जहां पर हम बोले थे कि मोर, है ना, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाया जाता है। हॉफमैन एलिमिनेशन याद करो, इस बेस के प्रेजेंस में। और इसमें जेटसेफ एलिमिनेशन होता था, अगर तुम लोग को याद आ रहा है तो। हाँ, बहुत बढ़िया, समझ गए, बहुत अच्छा। ठीक है, तो क्राउडिंग के बढ़ाने से न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होता है, पर बेसिसिटी पे ज्यादा प्रभाव कुछ पड़ेगा नहीं, और बढ़ जाएगा बेसिसिटी। बहुत बढ़िया। अब देखो, तीसरा भी हम लोगों का अभी वही चलेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे ही चलेगा। तो थर्ड हम लोगों का जो पॉइंट है, उस पे अब आ जाते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो था वो हम लोगों का, याद करो, थर्ड पॉइंट था हम लोगों का, है ना। थर्ड पॉइंट क्या सर? डेटा इज गेटिंग ओवर रैपिडली। हाँ गोविंद, आज तुम्हारा पहला क्लास है, वो जाता है बाबू, है ना। लाइव क्लास में डेटा खत्म होता है, अगर तुम लाइव नहीं देख पाओगे तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बताओ थर्ड पॉइंट क्या था? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बहुत बढ़िया, या इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड जो था वो था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो तीसरा देख लेते हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। देखो, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। देखो, तो सबसे पहले अभी सबसे पहले तो हम लोग यहां पर समझते हैं कि पोलर सॉल्वेंट दो प्रकार का होता है, याद रखना, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में, है ना। टू टाइप्स ऑफ, पहले तो हम लोग पोलर सॉल्वेंट देखते हैं। टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ पोलर सॉल्वेंट, दो टाइप का पोलर सॉल्वेंट हम लोग देखते हैं। टू टाइप्स ऑफ पोलर सॉल्वेंट, कौन कौन सा दो है पोलर सॉल्वेंट? एक है, पहला जो है वो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा बताओ? पोलर है और साथ साथ में, है ना, हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा रहेगा। इन दीज सॉल्वेंट्स, इन दीज, है ना, पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर होने का मतलब है कि डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। इन दीज पोलर सॉल्वेंट्स, है ना, हाइड्रोजन एटम, है ना, इज hydrogen atom is attached with hydrogen atom is attached with more electronegative atom, more electronegative atom। नॉर्मली जो है वो ऑक्सीजन हो गया। तो ये ऐसे पोलर सॉल्वेंट्स हैं जिसमें हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा रहेगा। जैसे याद करो, एग्जाम्पल बताओ, क्या वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है? यस और नो टाइप करो। वाटर है कि नहीं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? वाटर, ठीक है, वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब बताओ, एल्कोहल है कि नहीं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? फटाफट टाइप करोगे, एल्कोहल है कि नहीं है? एल्कोहल है कि नहीं है? एल्कोहल पोलर प्रोटिक, ये भी है, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गए, ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और देखो दूसरा जो है वो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट,
पोलर का मतलब डाइपोल मोमेंट जो है वो हम लोगों का जीरो नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, और इसमें हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से नहीं जुड़ा रहेगा, है ना। एल्डिहाइड को नहीं बोलेंगे नीरज, नहीं एल्डिहाइड नहीं है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब हो गया कि इन दीज पोलर सॉल्वेंट्स, in these polar solvents, in these polar solvents, hydrogen atom is not, hydrogen atom is not attached with more electronegative atom। इसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच्ड नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल में बोलते हैं बताना, एक बात बताओ, एग्जाम्पल में हम यहां लिख रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, ये एसीटोन है ना, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है और ये लिक्विड है, तो एसीटोन जो है वो पोलर सॉल्वेंट हो गया। एसीटोन क्या हो गया? पोलर सॉल्वेंट। पर इसमें देखो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। अच्छा अब एक बात बताओ, हाँ एमाइन, एमाइन एमाइन भी जो है पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा गोविंद, एमाइंस भी पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा। अभी एक बात बताओ, जब तुम वाटर में NaCl डालते हो तो क्या होता है? वाटर में, जब वाटर में NaCl डालते हो तो Na प्लस के अराउंड वाटर का ऑक्सीजन जमा हो जाता है, Na प्लस के अराउंड वाटर का ऑक्सीजन जमा हो जाता है कि नहीं? और Cl माइनस के अराउंड वाटर का हाइड्रोजन जमा हो जाता है, Cl माइनस के अराउंड वाटर का हाइड्रोजन जमा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? बताओ। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम वाटर में कटायन डालें, एनायन डालें, वाटर दोनों को सॉल्वेट करता है, दोनों को सॉल्वेट करता है, मतलब कटायन के अराउंड भी ऑक्सीजन जमा हो जाएगा, वाटर का अट्रैक्शन करेगा, और एनायन के अराउंड हाइड्रोजन जमा हो जाएगा वाटर का, उसको भी अट्रैक्शन करेगा। इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों को स्टेबल करता है, कटायन को भी और एनायन को भी, यानी दोनों को सॉल्वेशन करता है। पर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो एसीटोन में डेल्टा माइनस है और यहां डेल्टा प्लस है। बताओ अगर हम एसीटोन में Cl माइनस डालेंगे तो क्या होगा? Cl माइनस के अराउंड ये कार्बन जमा होना चाहेगा क्योंकि इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, एनायन के अराउंड सॉल्वेंट का पोलर पार्ट पॉजिटिव पार्ट आएगा। पर क्या तुमको लगता है यहां क्राउडिंग है कि नहीं? डेल्टा प्लस के पास क्राउडिंग है कि नहीं है? है क्राउडिंग, है। इसीलिए इसीलिए देखो, इसीलिए देखो, अब मेरा एक बात बताओ, तो मेरा एक बात बताओ, यहां पे हम F माइनस को वाटर में डालें, F माइनस को वाटर में डालें और F माइनस को एसीटोन में डालें, कहां F माइनस का सॉल्वेशन कम होगा? बताओ कहां F माइनस का सॉल्वेशन कम होगा? F माइनस को वाटर में डाले, है ना, अरे एसीटोन बोलोगे, ओ क्या लिख रहे रे? एसीटोन। F माइनस को हम वाटर में डाले और F माइनस को एसीटोन में डाले, किसमें F माइनस का सॉल्वेशन नहीं होगा? एसीटोन में नहीं होगा। तो बताओ अगर सॉल्वेशन नहीं हुआ तो न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ बढ़ा कि घट गया? अगर सॉल्वेशन नहीं हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या हुआ? बढ़ा कि घटा? अरे इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया बाबू। इंक्रीज का मतलब H2 और एसीटोन की तुलना में अगर देखा जाए आर्यन तेजस, तो F माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा वाटर में क्योंकि वहां उसका सॉल्वेशन हो जाएगा, पर F माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एसीटोन में क्योंकि वहां पर उसका सॉल्वेशन नहीं होगा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एनायन को सॉल्वेट नहीं करता है,
क्योंकि वो क्राउडेड होता है उसका पॉजिटिव पार्ट। देखो यहां पर ये एसीटोन हो गया, और यहां पर अगर हम यहां पर लिखें HC डबल बॉन्ड O और N, और यहां पर CH3, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सॉल्वेंट है, इसको तुम कहते हो NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, और इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DMF, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं DMF, है ना। तो यहां पर भी ध्यान से देखो, यहां पर भी ध्यान से देखो, इसका पॉजिटिव पार्ट क्राउडेड है, ये एनायन के पास नहीं जा पाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। और यहीं पर एक और सॉल्वेंट देखोगे तो CH3S डबल बॉन्ड O और CH3, इसको बोला जाता है डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, इसको बोलते हैं DMSO, DMSO। ये सब बहुत पॉपुलर नेम है, बहुत पॉपुलर नेम है। ये डेल्टा माइनस है और ये डेल्टा प्लस है। तो देखो यहां पॉजिटिव पार्ट क्राउडेड है, तो अगर इसमें F माइनस को डालोगे, इसमें F माइनस को डालोगे तो ये सल्फर उसके अराउंड जमा नहीं हो पाएगा। यही बात बता रहे हैं गोविंद मनी। तो इससे F माइनस के न्यूक्लियोफिलिसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज नहीं होगा। और इसी में एक और अगर सॉल्वेंट लिखना चाहो तो CH3C डबल बॉन्ड O और N, और यहां CH3 ऐसे लिख सकते हो। तो इसका नाम हो जाता है डाइमिथाइल NN डाइमिथाइल एसिटामाइड, एसिटामाइड, और इसको हम लोग शॉर्ट में DMA लिखते हैं। और यहां पर ये जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गए, सब में पॉजिटिव पार्ट जो है उसका क्राउडेड है, मतलब ये सब एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाता है। यानी दीज सॉल्वेंट्स डू नॉट सॉल्वेट एनायंस। ये सब एनायंस को सॉल्वेट नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्राउडेड है, तो ये एनायंस के अराउंड इकट्ठा नहीं हो पाता है। बताओ यहां तक क्लियर है तो यस टाइप करो। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखोगे, अब एक बात बताओ, यहां पे देखो, बताओ तो अगर हम यहां पर लिखें ये R है और ये L है, और यहां पर हम लोग न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हैं NU माइनस, तो बताओ इसका ट्रांजिशन स्टेट क्या बनता है? इसका ट्रांजिशन स्टेट में ये आता था, अगर याद होगा तो, R और इधर से L टूट रहा है, अगर ये SN2 रिएक्शन रहा तो, और यहां पर भी डेल्टा माइनस, L पर डेल्टा माइनस, न्यूक्लियोफाइल पर डेल्टा माइनस, ये SN2 रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट हो गया, जहां पर न्यूक्लियोफाइल पर क्या है, निगेटिवली चार्ज है। अब एक बात बताना, एक बात बताओ यहां पे समझ के, ये देखो ये रिएक्टेंट है, और ये देखो ये ट्रांजिशन स्टेट है, और ये रिएक्टेंट है। बताओ तो, एक चीज बताओ, अगर रिएक्टेंट में अट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर रिएक्टेंट में अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब अगर रिएक्टेंट का सॉल्वेशन होगा, तो उसका एनर्जी किधर होगा, नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर रिएक्टेंट सॉल्वेशन में चला जाएगा
तो एनर्जी नीचे आ जाएगा। तो बताओ तो इससे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। तो उससे रिएक्टिविटी क्या होगा? अगर रिएक्टेंट का सॉल्वेशन ज्यादा हो गया तो रिएक्टिविटी घट जाएगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया। तो अब एक बात बताओ, यही रिएक्टेंट है और ये ट्रांजिशन स्टेट है। यहां पर पूरा एक निगेटिव चार्ज है और यहां निगेटिव चार्ज बढ़ गया है। तो तुम यहां पे समझना, इसमें यहां पर तुम देखो, ये मोर सॉल्वेशन होगा, मोर सॉल्वेशन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो अगर इसको तुम वाटर में डालोगे तो न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन ज्यादा हो जाएगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन ज्यादा हो जाएगा। और यहां तो चार्ज बढ़ गया है, तो यहां हो जाएगा लेस सॉल्वेशन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब वाटर टाइप का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी वाटर टाइप का। तो एक बात बताओ, अगर हम इस रिएक्शन को, इस SN2 रिएक्शन को, अगर हम यहां एनर्जी लिख रहे थे, एनर्जी, और यहां प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन अगर हो गया, या रिएक्शन कोऑर्डिनेट इसी को कहते हैं, तो तुम यहां पर देखो, ये रिएक्टेंट था, ये ट्रांजिशन स्टेट था और ये प्रोडक्ट था। तो अगर रिएक्टेंट का सॉल्वेशन ज्यादा हो जाएगा तो ये नीचे आना शुरू होगा, और ये कम नीचे आएगा और ये ज्यादा नीचे आ गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा बताओ? बढ़ जाएगा। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो बताओ, ऐसा रिएक्शन को तुम किस सॉल्वेंट में कराना चाहोगे? इस रिएक्शन को तुम वाटर में कराना चाहोगे कि एसीटोन में कराना चाहोगे? एसीटोन में कराओगे तो ये सॉल्वेशन नहीं होगा और ये भी सॉल्वेशन नहीं होगा। पोलर अप्रोटिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कराएंगे तो ज्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि वहां पर रिएक्टेंट में सॉल्वेशन नहीं होगा। बहुत बढ़िया। इसीलिए याद रखना, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल, if nucleophile is negatively charged, अगर न्यूक्लियोफाइल है ना, if nucleophile is negatively charged, then polar aprotic solvent is used for SN2 reaction। तब SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में फास्ट होगा। इसीलिए ऐसे केस में हम लोग DMF यूज करते हैं, DMF या DMSO यूज करेंगे, क्योंकि तब रिएक्टेंट का सॉल्वेशन नहीं होता है, तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बढ़ेगा, तो हमारा रिएक्टिविटी है वो ज्यादा मिलेगा हमको। बात समझ रहे हो? अब एक बात बताओ, अगर ऐसा होता तो RL और प्लस न्यूक्लियोफाइल, पर इस पे निगेटिवली चार्ज नहीं है, सिर्फ लोन पेयर है, और अगर तब ये अगर SN2 रिएक्शन करता, तो याद करो न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से आ रहा है R के पास और इधर से L भाग रहा है, तो अब न्यूक्लियोफाइल पर डेल्टा प्लस आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इस पर डेल्टा माइनस आएगा। और ध्यान से देखो, यहां पर कोई चार्ज नहीं है और यहां पर चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव, और ये भी SN2 रिएक्शन है। अब एक बात बताओ, इसको किसमें कराना फायदेमंद है? इसको किसमें कराना फायदेमंद है, वाटर में कि एसीटोन में? अगर वाटर में कराएंगे तो यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
पर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा। हाँ बहुत बढ़िया आर्यन रंजन। वाटर में क्योंकि ये यहां पर नो सॉल्वेशन है, यहां पे कोई सॉल्वेशन नहीं होगा, नो सॉल्वेशन। लेकिन यहां पर हम लोग कहेंगे, है ना, सॉल्वेशन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट नीचे आ जाएगा, और ट्रांजिशन स्टेट नीचे आ जाएगा तो रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ न्यूक्लियोफाइल is neutral, if nucleophile is neutral species, ठीक है, then polar protic solvent is used for SN2। तब हम लोग पोलर प्रोटिक बी वाला रिपीट सर। देखो बी में रिएक्टेंट में कोई चार्ज नहीं है, अथर्व रिएक्टेंट में कोई चार्ज नहीं है, तो यहां कोई सॉल्वेशन नहीं होगा। लेकिन यहां पर ट्रांजिशन स्टेट में चार्ज है, प्लस भी है और माइनस भी है, तो यहां सॉल्वेशन होगा। अगर हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, वाटर इसको सॉल्वेट करेगा, पर वाटर इसको सॉल्वेट नहीं करेगा क्योंकि यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो रिएक्टेंट का सॉल्वेशन नहीं हुआ, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट का सॉल्वेशन हो गया। तो यहां एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। बताओ है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियोफाइल पर कैसा चार्ज है? अगर निगेटिवली चार्ज है तब पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे SN2 के लिए, और अगर न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब लोग रटे हुए हैं कि अगर SN2 रिएक्शन कराना है तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है। नहीं, SN2 अगर न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिवली चार्ज है तब पोलर ए प्रोटिक लेना है। अगर न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है तो कैसा सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है। और एक बात बताओ, अगर हम तुमसे कहें कि SN1 रिएक्शन है, SN1, तो SN1 में देखोगे न्यूक्लियोफाइल कहीं नहीं आएगा, ये सीधा यहां टूटेगा और R प्लस और L माइनस बनेगा SN1 में। अब बताओ यहां पर इस कटायन को सॉल्वेट करना है, पोलर सॉल्वेंट ले कि नहीं? पोलर प्रोटिक वाटर इसको सॉल्वेट करेगा कि नहीं? प्लस माइनस दोनों को सॉल्वेट कर देगा। हाँ, तो इसीलिए SN1 रिएक्शन हमेशा फास्टर होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। यानी यहां पर कहेंगे इन SN1 रिएक्शन, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। बताओ यहां तक क्लियर बात हो रहा है? एकदम कोई डाउट नहीं होना चाहिए। SN1 के लिए पोलर सॉल्वेंट लेंगे, पोलर प्रोटिक, और SN2 के लिए पोलर एप्रोटिक अगर न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिवली चार्ज है। अगर न्यूक्लियोफाइल पे कोई चार्ज नहीं है तब हम लोग, है ना, लेंगे क्या, कौन सा सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो अब हम लोग यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं, बताना। देखो बेसिसिटी as well as nucleophilicity, decreases
as we move, decreases as we move across the period। एकदम ये बात को याद रखना, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिसिटी भी घटेगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी घटेगा, और इस पर सॉल्वेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का सेंस, बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑलवेज, यानी CH3 माइनस अच्छा बेस भी है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, यही हमारा बेसिसिटी ऑर्डर भी है और यही हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर भी है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात यहां पे देखना, दूसरा पॉइंट याद करो, याद करो, हम लोग पढ़े हैं HF, HCl, HBr और HI। बताओ कौन सबसे अच्छा एसिड, फटाफट टाइप करो, कौन सबसे अच्छा एसिड? HI सबसे अच्छा एसिड। तो I माइनस सबसे खराब बेस, क्योंकि याद करो, है ना, ए स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। तो अगर एसिडिटी बढ़ेगा तो उसके कॉन्जुगेट बेस का बेसिसिटी घटेगा, इसीलिए F माइनस सबसे अच्छा बेस होता है। यानी यहां पर समझना, बेसिसिटी बेसिसिटी decreases as we move down the ग्रुप। बेसिसिटी हमेशा डाउन द ग्रुप जाने से घटता है। तो F माइनस अच्छा बेस है किससे? Cl माइनस से। Cl माइनस अच्छा बेस है Br माइनस से। Br माइनस अच्छा बेस है I माइनस से। और अगर कहीं दिक्कत हो बेसिसिटी में तो सबको H प्लस दे दो। बताओ कौन अच्छा एसिड है? HCl अच्छा एसिड है कि एसिटिक एसिड अच्छा एसिड है? कौन अच्छा एसिड है? कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? बताओ। HCl अच्छा एसिड है। तो बस याद रखो कि इससे H प्लस हटा दो Cl माइनस, और इससे H प्लस हटा दो तो CH3CO माइनस। यानी ये अगर अच्छा एसिड है तो इसका मतलब ये खराब बेस है, ऐसे कह दिए। ये अगर एसिडिटी ऑर्डर है तो ये बेसिसिटी ऑर्डर हो गया। हाँ, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होगा, इसीलिए अगर एसिडिटी ऑर्डर पता है तो H प्लस हटाते जाओ तो तुमको बेसिसिटी ऑर्डर मिल जाएगा। तो देखो हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बात समझना। एक लेफ्ट टू राइट जाओगे बेसिसिटी घटता है, डाउन द ग्रुप जाओगे बेसिसिटी घटता है, पर क्या होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का? तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑलवेज घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर होता है पीरियड में। लेकिन देखो यहां पर, अब जो चौथा पॉइंट यहां पर समझा रहे हैं, यहां पे ध्यान से देखना। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलेगा ग्रुप में तो देख रहे हो यहां पे, तो हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी 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 ठीक है, डिक्रीजेस down the group if the solvent is polar aprotic। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, है ना, एज डाउन द ग्रुप इफ द सॉल्वेंट इज पोलर एप्रोटिक। तो देखो यहां पर F माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है Cl माइनस से, Br माइनस से और I माइनस से, किस में? एसीटोन में या DMF में। बताओ ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां ड्यू टू नो सॉल्वेशन, क्योंकि यहां कोई सॉल्वेशन नहीं होता है, तो F माइनस पे निगेटिवली चार्ज सबसे ज्यादा रहा चार्ज डेंसिटी, तो यहां कोई सॉल्वेशन नहीं है एसीटोन में,
इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इफ द सॉल्वेंट इज पोलर एप्रोटिक। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना, if the solvent is polar protic due to solvation। तो यहां पर ध्यान से देखना, F माइनस से अच्छा न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस, और यहां Br माइनस, और यहां I माइनस। किसमें? अगर हम यहां पर सॉल्वेंट ले लें पोलर प्रोटिक, और ये इसलिए हुआ क्योंकि F माइनस जो है उसका सबसे ज्यादा सॉल्वेशन हो गया वाटर में, तो उसका साइज बहुत बढ़ गया। तो बेसिसिटी पे नहीं प्रभाव पड़ा, याद रखना, लेकिन साइज के बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? कम हो जाता है। तो बेसिसिटी सॉल्वेंट कोई भी हो, मेरा बात समझना, बेसिसिटी ऑलवेज घटता है डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी पे सॉल्वेंट का प्रभाव पड़ता है तब जब वो ग्रुप में रहता है, ग्रुप में। और सॉल्वेंट अगर पोलर प्रोटिक रहा तब यह न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है, और नहीं तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा। बताओ, यहां तक समझ में आया? हम क्या समझाने की कोशिश किए, बताओ। अभी तुम लोग यस और नो लिखना, यस और नो लिखो। बेसिसिटी पे सॉल्वेंट का प्रभाव पड़ेगा, बेसिसिटी पे सॉल्वेंट का प्रभाव पड़ेगा? नो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी पे सॉल्वेंट का प्रभाव पड़ेगा अगर वो पीरियड में है तो, पीरियड में अगर है तो, एक पीरियड में है तो नहीं, पीरियड में नहीं प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखा जाता है। ग्रुप में प्रभाव पड़ेगा सॉल्वेशन का, ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप में साइज देखा जाता है। कुछ 11th में अगर हमसे पढ़े होगे तो याद होगा, हम बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रुप में साइज डोमिनेटिंग फैक्टर है और पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसीलिए सॉल्वेशन का कोई प्रभाव, है ना, पीरियड में नहीं पड़ेगा लेकिन ग्रुप में पड़ेगा। होपफुली ये पॉइंट एकदम तुमको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? चलो, अब देखो फोर्थ जो है हम लोगों का, फोर्थ वो है द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। देखो, आज के बाद एक असाइनमेंट मिलेगा, है ना, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो तुम बना लोगे, और कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा जो अगले क्लास के बाद बनेगा। तो अगर नहीं बना तो अभी नहीं पूछोगे, ठीक है, अगले क्लास का वेट करोगे, क्योंकि एक बड़ा असाइनमेंट देंगे हम SN1 और SN2 पे। तो जितना बना लिए उतना बना लोगे, फिर अगला लेक्चर के बाद ट्राई करना, फिर नहीं बनेगा तो हमसे पूछना। मेरी बात समझ गए? ठीक है। और दूसरा देखो, हम लोग जो लाइव क्लास लेते हैं उसका रिकॉर्डेड आ जाता है, पर पिछला रिकॉर्डेड आने में लेट हो गया क्योंकि सर्वर का प्रॉब्लम है। तुमको हम बताए हैं, हम लोग नहीं अपलोड करते हैं। तो एक बात कहना, जैसे अभी 2:30 से 4 का क्लास होता है, तो अगला दिन जो होगा, जैसे आज अगर थर्सडे है तो फ्राइडे, अगर फ्राइडे को 4 बजे तक वो अपलोड नहीं करेगा सर्वर, तो हम भी अपना लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उसको यूट्यूब पे डाल देंगे और उसका लिंक जो है हम
चैट बॉक्स में डाल देंगे, तो तुम वहां पर यूट्यूब पे जाके देख लेना, पर 4 बजे के बाद डालेंगे, ठीक है? क्योंकि वो अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो हम डाल देंगे, ठीक है? बार बार बहुत लोग मैसेज करते हो और चैट नहीं चेक करते हो, हम सब कुछ बोल देते हैं चैट में, है ना? हम लोग नहीं अपलोड करते हैं, लेकिन हम इसलिए रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं वीडियो का कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग उसको डाल दें, ठीक है? तो होपफुली मेरा बात तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है? अब देखो, द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, याद करो, याद करो, SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में ये होता है, याद रखो, SN2 में R और न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है? और प्लस यहां पर L पर माइनस, ये ऐसे आता है, ठीक है? तो देखो SN2 रिएक्शन में भी ये बॉन्ड टूटता है, क्योंकि वो 1 स्टेप में है, ये बॉन्ड टूटता है, SN2 में भी टूटता है ये बॉन्ड। और याद करो, जब तुम SN1 लेते हो, SN1, तो SN1 में भी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें ये बॉन्ड टूटता है, और यहां पर R प्लस L माइनस, ये SN1 में हो गया। तो देखो दोनों में, दोनों के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इस बॉन्ड का टूटना इन्वॉल्व है। तो ये बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा, SN1 रिएक्शन भी फास्ट होगा और SN2 रिएक्शन भी फास्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि दोनों में, है ना, इस बॉन्ड का टूटना, लिविंग ग्रुप का हटना इन्वॉल्व है। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? समझना मेरी बात। ये L माइनस को, इसको अच्छा लिविंग ग्रुप होने के लिए इस L माइनस को क्या होना चाहिए बताओ? इस L माइनस को क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। इस L माइनस को स्टेबल होना चाहिए। अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो फिर ये इस पर अटैक करके न्यूक्लियोफाइल को हटा देगा, ठीक है? तो बताओ, अगर L माइनस स्टेबल है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है कि पुअर बेस है? लिखो, अगर ये स्टेबल है तो क्या ये लोन पेयर अपना दे रहा है? अगर ये स्टेबल है तो ये लोन पेयर दे रहा है अपना? नहीं, फिर से सोचो, फिर से सोचो, क्या ये लोन पेयर अपना दे रहा है बढ़िया से? तो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ कि पुअर बेस हुआ? अगर किसी एनायन का स्टेबिलिटी बढ़ता है, अगर किसी एनायन का स्टेबिलिटी बढ़ता है तो उसका बेसिसिटी घटेगा, उसका बेसिसिटी घटेगा। तो जो खराब बेस है, इसका मतलब है वो एनायन स्टेबल है। तो जो खराब बेस है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। हाँ, तो समझना यहां पर, ए पुअर बेस, ए पुअर बेस is a good living group. A poor base is a good living group। यानी कहने का सेंस क्या है कि इसको हटा दो और L पे माइनस बना दो, और जो L पर माइनस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो देखो, ए पुअर बेस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो अभी हम तुमको बताए थे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। याद करो, ये हम लोगों का बेसिसिटी ऑर्डर था, ये हम लोगों का बेसिसिटी ऑर्डर था, अभी बताए थे। तो याद करो, सबसे खराब बेस I माइनस है, सबसे खराब बेस I माइनस है। तो सबसे खराब बेस अगर I माइनस है, इसका मतलब है I माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, यानी I माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो अगर हम यहां पर बोले कि एबिलिटी, एबिलिटी, है ना, एबिलिटी एज अ लिविंग ग्रुप अगर देखोगे, एबिलिटी एज अ लिविंग ग्रुप, तो समझोगे मेरा बात, एबिलिटी एज अ लिविंग ग्रुप, तो समझना कि आर आई बेहतर लिविंग ग्रुप है, यानी I माइनस तुरंत हटेगा। उसके बाद आर बी आर, फिर आर सी एल, और फिर देखो यहां पर आर और एफ हो जाएगा ये। तो आई बेहतर लिविंग ग्रुप है, तुरंत भागेगा, ठीक है? तो कैसे पता चलेगा? तो जो माइनस खराब बेस है ना, वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, यानी हटा लो,
ठीक है, और जितना अच्छा माइनस बने वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पर अगर हम तुमसे कहें कि देखो यहां पे R और R के बाद यहां पर N2 प्लस अगर हम यहां ले लें R और N2 प्लस और इस बॉन्ड को तोड़ो, तो बताओ यहां से क्या बनेगा। अगर हम इस पर न्यूक्लियोफाइल डाल दें, अगर हम इस पर न्यूक्लियोफाइल डाल दें मान लो, तो R के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और बताओ यहां से क्या बाहर निकलेगा, यहां से क्या बाहर निकलेगा बताओ, N2 प्लस बाहर निकलेगा। और N2 तो बहुत स्टेबल होता है, नाइट्रोजन गैस तो बहुत स्टेबल होता है। इसका मतलब समझना, इसका मतलब समझना कि N2 प्लस है ना इज द बेस्ट, N2 प्लस इज द बेस्ट, N2 प्लस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। यानी ये तुरंत हटने की कोशिश करेगा। N2 प्लस ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अच्छा अब एक बात बताओ, यहां पे R और R के पास O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां पर हम एक ग्रुप G रख रहे हैं और बताओ हम इस पर न्यूक्लियोफाइल को डालें। ध्यान से देखना, यहां पर न्यूक्लियोफाइल को R के साथ जोड़े और इसको तोड़ के हटा रहे हैं। बताना R के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और यहां पर क्या निकला, यहां से ये बॉन्ड इधर टूटा, तो देखो ऑक्सीजन पर क्या आया माइनस, और S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और G। बताओ तो क्या ये ऑक्सीजन का माइनस स्टेबल है कि नहीं है, सोच के बताओ, क्या ये ऑक्सीजन का माइनस स्टेबल है कि नहीं है? है, ये स्टेबल है बाबू, क्योंकि ये दोनों तरफ ये रेजोनेंस कर रहा है, बहुत स्टेबल है ये। O माइनस के अगर बगल में है ना डबल बॉन्ड आ जाए तो उससे उसका स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बेटर लिविंग ग्रुप हो गया, बेहतर लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप है। समझे मेरी बात? तो देखो यहां पर याद रखना, अगर किसी पर माइनस आया और उसके बगल वाले एटम पर पाई बॉन्ड हो गया तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा, वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या समझना कि देखो अगर हम R के साथ O जोड़ दे, OS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां पर CF3, तो याद रखना इसी को ऐसे लिखा जाता है ROTF, ऐसे, यानी इस ग्रुप को हम लोग TF लिखते हैं, RO, और इस ग्रुप को TF, और इसी को हम लोग यहां पर बोलते, इसका नाम अगर ये R को अल्काइल बोला जाए तो ये अल्काइल, और इस पूरे ग्रुप को ट्रिफलेट बोलते हैं, अल्काइल ट्रिफलेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अल्काइल ट्रिफलेट। और ये एक बहुत ही अच्छा है ना लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि जब तुम ऑक्सीजन पे माइनस कर दोगे तो वो बहुत सारा रेजोनेंस करके उसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, अल्काइल ट्रिफलेट। ठीक है, लिविंग ग्रुप है। इसमें कौन लिविंग ग्रुप है याद रखना, इसमें ये लिविंग ग्रुप है, यानी सोचना ये हेलोजन का काम कर रहा है, ये लिविंग ग्रुप है ROTF, OTF लिविंग ग्रुप है।
हाँ, दूसरा देखो, दूसरा RO और यहां पर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहां पर एक फेनाइल रिंग और यहां पर अगर एक CH3 लगा दो, इसी को हम लोग कहते हैं RO, है ना, TS। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ROTS, ROTS। और इसका नाम हो गया अल्काइल, ये अल्काइल। और इसके लिए टॉलिन से टोसाइलेट बोलते हैं, टोसाइलेट, अल्काइल टोसाइलेट। तो याद करो, ये लिविंग ग्रुप हो गया। ये सब बहुत बेहतर लिविंग ग्रुप है, यानी इस पूरे को, है ना, हैलोजन की तरह मानना, इस पूरे ग्रुप को हैलोजन की तरह मानना है। अल्काइल ट्रिपलेट, अल्काइल टोसाइलेट। उसके बाद देखो RO, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3, इसको बोलते हैं ROMS, ROMS। और इसको बोलते हैं अल्काइल मिसाइलेट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। नाम भले तुमको फनी दिख रहा हो, पर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको OMS बोलते हैं, इसको हम लोग OMS बोलते हैं, है ना, ROMS। ठीक है। और एक लास्ट लिख देते हैं, 4 मेनली यूज होता है, तो एक लास्ट लिख देते हैं। यहां पर R के साथ O है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहां पर एक फिनाइल ग्रुप है और यहां पर Br है ना। इसको हम लोग ROBS लिखते हैं। BS का मतलब, है ना, ब्रोसाइलेट हो जाता है। ठीक है, ROBS, है ना, अरे इतना बड़ा थोड़े नाम है कि इसके लिए ट्रिक हो जाएगा। टोसाइलेट है, टॉलिन से बना है, मिथाइल से बना है, मिसाइलेट हो गया, है ना। ये हो जाएगा हमारा अल्काइल ब्रोसाइलेट। और ये सब बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है, ये सब बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। याद रखना, इसको हम लोग OBS बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ सेकंड पार्ट याद रखना है, वो भी कुछ नहीं है। मेनली तुमको टोसाइलेट ज्यादा यूज करेगा, टोसाइलेट सबसे ज्यादा, टोसाइलेट और मिसाइलेट, बस ये दो याद रखना, टोसाइलेट और मिसाइलेट, ये याद रखना। इसमें याद रखना है, बताओ तो, अगर हम यहां पर लिखे एग्जाम्पल में MSCl, MSCl, तो इसका मतलब होगा, ये हो जाएगा मिसाइल क्लोराइड, MSCl, मिसाइल क्लोराइड। बताओ तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? मिसाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो मिसाइल का स्ट्रक्चर याद रखना, CH3S, यहां से चलो, CH3S डबल बॉन्ड O। ये सिर्फ मिसाइल है, MS, ये सिर्फ MS है, O नहीं। तो यहां पर Cl लगा देंगे, यही हो जाएगा MSCl, मिसाइल क्लोराइड। यहां पे ध्यान से देखना। और एक लास्ट यहां पर लिख लेते हैं, लास्ट लिख देते हैं यहां पर सेकंड। अगर बोले टोसाइल क्लोराइड, TSCl, ये सब जब एग्जाम लेंगे ना तो जरूर देंगे पूछने के लिए, सब याद रखना। TSCl, टोसाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोसाइल क्लोराइड, ये दोनों याद रखना। और स्ट्रक्चर, टोसाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां पर ऐसे, और यहां पर CH3 लगा रहेगा और यहां पर Cl लगा रहेगा। ठीक है, और ये जस्ट लाइक क्या है? ये जस्ट लाइक अल्काइल, है ना, एसिड हैलाइड है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बताओ हम लोगों को कौन कौन सा लिविंग ग्रुप, लास्ट इंपॉर्टेंट याद रखना बस। देखो, एक लिविंग ग्रुप तुमको हेलोजन दिखाई देगा, RX, ये लिविंग ग्रुप। एक लिविंग ग्रुप तुमको ऑर्गेनिक में ROH2 प्लस दिखाई देगा, ये भी एक लिविंग ग्रुप हो गया, ये लिविंग ग्रुप। एक तुमको RN2 प्लस दिखाई देगा कभी कभी, ये भी लिविंग ग्रुप हो गया। और एक तुमको ROTS या ROMS दिखाई देगा, ROTS, ये भी एक लिविंग ग्रुप हो गया। ये सब हमको
लिविंग ग्रुप का काम करेगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट में इसको कहोगे, है ना, एज अ लिविंग ग्रुप, एज अ लिविंग ग्रुप ये काम करेगा। ठीक है, तो आज का क्लास होपफुली तुम लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो रिकॉर्डेड देखना, कोई डाउट होगा तो हमसे पूछना। अगर ये 24 आवर्स तक अपलोड नहीं होगा तो हम इसको यूट्यूब पे फिर से अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो असाइनमेंट देंगे जरूर बनाना, आज के क्लास वाला जो देंगे तो। ठीक है, चलो बाय।